हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो डियर स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री का बहुत सारा लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, जो है सेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। सेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट क्या होता है, एंजाइम कैटालिस्ट क्या होता है, जियोलाइट क्या होता है, ये सब चीज़ इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट का प्रॉपर्टीज देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फिर हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे, कीलॉग थ्योरी। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट के बारे में। तो देखिए, अभी तक जो हम लोग कैटालिस्ट देखे थे, कैटालिस्ट का जो फंक्शन था वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो कैटालिस्ट हम लोग देखेंगे वो खास तरह का कैटालिस्ट होगा, जो अपने शेप को लेके बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं। दोज कैटालिटिक रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन तो ये दो चीज़ पे ये कैटालिस्ट डिपेंड करते हैं। एक तो पोर्स स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट, और सेकेंड जो है साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी तक जो हम लोग कैटालिस्ट का यूज़ कर रहे थे, जो कैटालिसिस हो रहा था, उसमें उस कैटालिस्ट का जो स्ट्रक्चर था वो खास मायने नहीं रख रहा था। तो ऐसे कैटालिटिक रिएक्शन जो कैटालिस्ट के शेप पर डिपेंड करता है, डैट मीन्स कैटालिस्ट का जो कैविटीज है, जो पोर्स है, उस पर डिपेंड करता है। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का जो साइज है उस पर भी डिपेंड करता है। उसी को हम लोग बोलेंगे सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। जैसे ये मान लीजिए कैटालिस्ट है और इसका कुछ इस तरह पोर है, कैविटीज है। तो ये हो गया पोर, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैविटीज। और यहाँ पे हो गया आपका रिएक्टेंट। अब ध्यान दीजिए, ये रिएक्टेंट जो है इस पे एडजॉर्ब होगा, तो इसमें फिट होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक खास साइज का होना जरूरी है। तो इस कैविटीज में वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फिट हो सकता है जिसका साइज प्रॉपर है। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट जो है उसका साइज जो होना चाहिए इस कैविटी से ना तो बड़ा होना चाहिए ना तो छोटा होना चाहिए। तो जिस तरह का कैटालिस्ट का कैविटीज है, पोर्स है, उसी साइज का अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा तो ये अच्छा से एडजॉर्ब होगा, अच्छा से अटैच हो पाएगा और रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। इसीलिए कुछ खास तरह के कैटालिस्ट होते हैं जिनमें पोर होता है और उस पोर में वही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हो सकते हैं जिनका साइज उसके बराबर है। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, कैटालिटिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कैटालिस्ट के पोर पर डिपेंड करते हैं और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करते हैं। क्लियर है? अब इसको आप कॉपी कीजिए। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे सेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट का। तो सेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट का एक एग्जांपल होता है जियोलाइट। तो जियोलाइट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जियोलाइट जो होता है वो सेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट होता है। इट इज ए सेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। दूसरा ध्यान रखेंगे, जियोलाइट में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जियोलाइट का जो पोर है उसको एक्टिव करने के लिए, उस कैविटीज को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जियोलाइट को पहले वैक्यूम में हीट कर देते हैं ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाए और उसमें कैविटीज आ जाए। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग पहले हीट करेंगे यूज करने से पहले। तो इट इज हीटेड इन वैक्यूम बिफोर यूज टू मेक इट पोरस। उस कैविटीज को बढ़ाने के लिए हम लोग हीट करके वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल देते हैं। थर्ड ध्यान रखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये सिलिकेट्स का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग सिलिकॉन के कुछ एटम्स को एल्युमिनियम के एटम से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ silicates in which
सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्युमिनियम एटम्स। इसका ध्यान रखेंगे, जैसे एल्युमिनियम सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, इस तरह का बॉन्ड होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसका यूज हम लोग करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। आप देखे होंगे जितना भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, मोबिल, ये सब जो होता है ये अलग अलग नहीं निकलता है, एक ही जगह से अर्थ को डिग आउट करके खोद कर ज़मीन को पहले हम लोग क्रूड ऑयल निकालते हैं जिसको हम लोग कच्चा तेल बोलते हैं, और उसको अलग अलग प्रोसेस के द्वारा हम लोग फिल्टर करके पेट्रोल बनाते हैं, मोबिल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट उसे बनाते हैं। तो इसका यूज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में होता है। इट इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हनीकॉम्ब क्या होता है आपको बताते हैं। हनी बी का जो छत्ता होता है, हनी बी जिस छत्ता में फ्लावर का जो रस होता है जो इकट्ठा करता है, उसमें देखे होंगे जो पूरा कैविटीज़ होता है, पूरा उसमें गड्ढा होता है, उसी गड्ढा में वो फ्लावर के रस को इकट्ठा करता है। तो गड्ढा जो देखेंगे उसका जो शेप होता है वो कैविटीज टाइप का होता है और वो थोड़ा सा हेक्सागोनल होता है। तो उसी जो हनी बी का जो छत्ता है उस शेप को हम लोग बोलेंगे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो कुछ इस टाइप का हेक्सागोनल टाइप का वो स्ट्रक्चर होता है, कैविटीज टाइप का होता है। तो जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, हनी बी का जो छत्ता होता है उसी की तरह होता है, उसमें जिस तरह कैविटीज होता है उसी तरह जियोलाइट में भी कैविटीज होता है, पोर होता है। तो इसका खास ध्यान रखेंगे। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जियोलाइट का एक एग्जाम्पल होता है ZSM5, जिसका हम लोग यूज करते हैं ZSM5। ये जो होता है 5 मेंबर रिंग होता है। इसका काम है, ये क्या करता है, ये अल्कोहल को डायरेक्टली पेट्रोल में बदल देता है। इट कन्वर्ट्स अल्कोहल इनटू गैसोलीन, जिसको हम लोग पेट्रोल भी बोलते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे जेडएसएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जियोलाइट सोकोनी मोबाइल। मोबाइल जो है ऑयल कंपनी का नाम है, ध्यान रखेंगे। और इस ऑयल कंपनी ने इस जियोलाइट को अपने नाम से क्या किया है, इसको पेटेंट करा चुका है। तो ये जो जियोलाइट है ये खास कंपनी का हो गया है, इस मोबाइल कंपनी का, और इसी के ऊपर इसका नाम है। इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जियोलाइट का फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं। ये जो जियोलाइट है एक खास कंपनी का नाम पर है, जिसका नाम है मोबाइल ऑयल कंपनी है। ये 5 मेंबर रिंग होता है और ये अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किसमें, पेट्रोल में। तो जियोलाइट क्या है हम लोग समझ गए। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हनी बी जो मधुमक्खी होता है उसका जो छाता होता है उसके में जो कैविटीज़ होता है, उसी तरह जियोलाइट में भी कैविटीज़ होता है, पोर होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे ये बहुत ही सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट होता है। इसको पहले वैक्यूम में हीट कर देते हैं ताकि इसके अंदर जो पोर है वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद ये 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स का नेटवर्क होता है जिसमें हम लोग एल्युमिनियम को डाल देते हैं और कुछ सिलिकॉन को रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे इसका यूज़ हम लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो ये खास पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में। तो एंजाइम कैटालिस्ट होता क्या है, फिर इसका यूज हम लोग देखते हैं। तो एंजाइम कैटालिस्ट का लिविंग बॉडीज में बहुत बड़ा रोल होता है। तो लिविंग बॉडीज में जितना भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो भी फंक्शन होता है,
खास तौर पे फूड को डाइजेस्ट कराने में वो सब जो काम करता है उस कैटालिस्ट का नाम है एंजाइम कैटालिस्ट। इसीलिए इस कैटालिस्ट को हम लोग बायोकेमिकल कैटालिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये लिविंग बॉडीज में ही पाया जाता है। अब ये होता क्या है पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसका यूज हम लोग देखेंगे। तो ये होता है नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे एंजाइम कैटालिस्ट। लेकिन एक्चुअल में आप देखिएगा तो यह एक प्रोटीन होता है और प्रोटीन का जो मास होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और प्रोटीन को जब हम पानी में ऐड करते हैं तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो लिख सकते हैं इन फैक्ट दे आर प्रोटीन ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन इन वाटर। क्लियर है? क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि उसका साइज जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। तो ध्यान रखेंगे जितना भी एंजाइम कैटालिस्ट है सभी प्रोटीन होता है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम कैटालिस्ट नहीं होता है, इसका खास ध्यान रखेंगे। हाँ, अब इसका काम क्या है तो लिख सकते हैं इट कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग बॉडीज। मतलब प्लांट्स और एनिमल में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उस सब के रेट को ये आगे बढ़ाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ध्यान रखेंगे ये कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, तो ये लिविंग बॉडीज के लिए काम करते हैं और लिविंग बॉडीज से ही ये प्रोड्यूस होते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग बॉडीज। ध्यान रखेंगे लिविंग बॉडीज में ही ये प्रोड्यूस होते हैं। तो लिविंग बॉडीज के लिए एंजाइम कैटालिस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। और आप देखे हुए ही होंगे फूड का जो डाइजेशन होता है हमारे बॉडीज में, उस फूड के डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा एंजाइम होता है जो उसको डिकम्पोज करता है अलग अलग स्टेज में। जैसे सैलिवा भी, वो भी एक तरह का एंजाइम कैटालिस्ट होता है। उसका फंक्शन होता है मुंह से ही वो फूड को एक फर्स्ट स्टेप होता है डाइजेस्ट कराने का, फिर स्टोमक में जाता है और स्टोमक में बहुत सारा एंजाइम कैटालिस्ट होता है जो फूड को तोड़ते जाता है, फिर जाके हम लोगों को लास्ट में डिकम्पोज होता है और फिर हम लोगों को एनर्जी मिलता है। इसीलिए ध्यान दीजिए जब हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो एंजाइम लिख देता है, एक सिरप देता है जिसका नाम रहता है एंजाइम। अलग अलग कंपनी उसको बनाता है और वो एंजाइम बोलता है पीने के लिए, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गड़बड़ी है वो ठीक हो जाए और आपका जो खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा था वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। तो ध्यान रखेंगे एंजाइम कैटालिस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एंजाइम कैटालिस्ट का। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताएंगे, लेकिन एक दो एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करेंगे सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये आपका बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज अब प्लस क्या बनेगा, फ्रुक्टोज। अब देखिए अब सुक्रोज से जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बना वो डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसमें हम एक कैटालिस्ट यूज करते हैं जिसका नाम है इन्वर्टेज। तो जब हम सुक्रोज को पानी में रख देंगे तो पानी में रखेंगे तो वहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा जिसका नाम है ईस्ट, और ईस्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा इन्वर्टेज, और इन्वर्टेज एक तरह का एंजाइम कैटालिस्ट हो गया और यह सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करा के ब्रेक करेगा ग्लूकोज में अब प्लस किसमें, फ्रुक्टोज में। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इस तरह आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवाते हैं, 6-7 आपको एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में बताते हैं जिसका एक प्रॉपर फंक्शन होता है, उसका ध्यान रखेंगे।
फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्योंकि आपको वो सब चीज़ सिखाएंगे कि एक एंजाइम कैटालिस्ट एक ही रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, दूसरे रिएक्शन को ये आगे नहीं बढ़ाता है। तो इन्वर्टेज केवल सुक्रोज के लिए ही काम करेगा, सुक्रोज को ही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलेगा। तो इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एंजाइम कैटालिस्ट से रिगार्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम कैटालिस्ट का एग्जांपल लिखे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे एंजाइम कैटालिस्ट जो है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है वो भी लिखें, और किस रिएक्शन को ये कैटालाइज करता है वो भी हम लिखें। तो यहाँ पे देखिए, इन्वर्टेज एक एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन करता है, और इन्वर्टेज जो होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ईस्ट से, उसका ध्यान रखेंगे। सेकेंड ध्यान रखेंगे जाइमेज। जाइमेज जो है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करता है। उसके बाद थर्ड ध्यान रखेंगे डाइस्टेज। डाइस्टेज जो होता है स्टार्च को ब्रेक करता है, माल्टोज में बदलता है। फोर्थ ध्यान रखेंगे माल्टेज। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। फिफ्थ ध्यान रखेंगे यूरिज। यूरिज भी एक एंजाइम कैटालिस्ट है जो यूरिया को बदलता है अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और एक पेप्सिन होता है जो एस्टोमेक में होता है। एस्टोमेक में भी हमारा बहुत सारा कैटालिस्ट होता है, एंजाइम कैटालिस्ट होता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। वो प्रोटीन्स को किस में बदलता है, एमिनो एसिड में। और एक और चीज़ आप जानते होंगे, मिल्क से कर्ड बनने के लिए एक एंजाइम कैटालिस्ट का यूज होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिली। ये आता कहाँ से है, तो मिल्क में जब बैक्टीरिया आ जाएगा तो वो बैक्टीरिया जो है इस एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा और ये एंजाइम मिल्क को कन्वर्ट करेगा किसमें, कर्ड में। तो इस तरह का ये जो एंजाइम कैटालिस्ट है उसको ध्यान रखना है, उसका सोर्स भी ध्यान रखना है। जाइमेज, माल्टेज या इन्वर्टेज, ये सबका सोर्स ईस्ट होगा। डाइस्टेज का जो सोर्स होगा वो क्या होगा, आपका माल्ट होगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे यूरिज का जो सोर्स होगा सोयाबीन होगा। पेप्सिन का सोर्स एस्टोमेक होगा। और लैक्टोबैसिली का जो सोर्स होगा वो बैक्टीरिया होगा। तो ये सोर्स भी आपको ध्यान में रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके और उनका भी फाउंडेशन मजबूत हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय।